Hello everyone. In this session, I am going to start class 10 Geography chapter number 1. इस लेक्चर में हम लोग NCERT का चैप्टर नंबर 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसमें ये देखेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से आ रहा है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे प्लस स्टडी भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे आप फोकस करें, कैमरामैन फोकस करें, आप देखिए। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्स का डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा रिसोर्स का डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट फुलफिल्स आवर या ह्यूमंस नीड और आवर नीड्स, वो सब कुछ जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स होता है, जिसको संसाधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ओके। बट ये तो क्लास 10th, ये तो क्लास 8th लेवल तक का है, लोअर क्लासेस तक का ये डेफिनेशन, ठीक है। अभी आप क्लास 10th में आ गए हो तो ये डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे इसका डेफिनेशन। तो फर्स्ट देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वो सब कुछ जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और वो चीज़ विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसका हम यूज़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में करते हैं। बस कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मीन्स यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब ये है, प्रोवाइडेड का मतलब है यहाँ पे बशर्ते, कंडीशन ये है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो समझते हैं पहले एक एक चीज़ को। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, जो भी उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है, और वो हमारी अगर ज़रूरत पूरा कर रहा है, इंसानों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। बट दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थ के 100 किलोमीटर अंदर, 100 किलोमीटर डेप्थ पे अवेलेबल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो फिर वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं माना जाएगा। जैसे अर्थ के कोर में इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ आयरन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन क्या वो हम अपने अवेलेबल प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम रिसोर्स नहीं मानेंगे। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल तो होना चाहिए, लेकिन वो अपने प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सेस भी कर पाएँ। एक्सेस का मतलब होता है रीच आउट कर पाएँ, रीचेबल होना चाहिए, वो आपके पहुंच तक होना चाहिए, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे ओशियानिक वाटर है, सलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है। क्या वो पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक पानी है, पीनेबल है? तो नहीं है। तो क्या हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है कि हम ओशियानिक वाटर को, समुद्र का जो पानी है, उसको हम पीने लायक बना पाएँ? तो जवाब आएगा है तो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, अटेनेबल नहीं है। हम जैसे इज़राइल के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी, वो चाहे तो ओशियानिक वाटर से वो पोर्टेबल वाटर बना सकता है, बट वो बहुत महंगा पड़ेगा, इकोनॉमिकल वो फिजिबल नहीं है, आर्थिक रूप से वो हमारे लिए अटेनेबल नहीं है, ठीक है, अचीवेबल नहीं है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अगर सपोज़ करो हम उसको ओशियानिक वाटर को पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी बना भी लें, तो पता चले 1000 रुपये लीटर मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है? इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं है। समझ गए आप? ओके। एक और इसका एग्जांपल दे दूँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का। जैसे आपने अलास्का का नाम सुना होगा, आपने साइबेरिया का नाम सुना होगा। ये रीजन ऐसे हैं जो स्नो कवर्ड है और वहाँ पे बहुत मोटी मोटी वहाँ पे चादर हैं, वहाँ पे शीट्स हैं, आइस शीट्स हैं, स्नो की शीट्स बनी हुई है वहाँ पे, और उसके अंदर मीथेन गैस का रिसोर्स, मीथेन गैस है वहाँ पे। लेकिन सपोज़ करो वो इतना डेप्थ है कि उन बर्फ़ को, उन आइस शीट्स को हम डिग आउट नहीं कर सकते, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते,
इसका मतलब कि रिसोर्स तो है वो मीथेन गैस अगर उसके अंदर है, नेचुरल गैस है, लेकिन अगर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये हो गया कि आप इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक रूप से, फिनेंशियली वो आपके अटेनेबल होना चाहिए, आप उसको प्राप्त कर पाओ, आप उसको अचीव कर पाओ, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो चीज़ें हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट रिसोर्स, दैट थिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ओपीएम हो गया, आपको पता है अफ़ीम, अफ़ीम हमारे लिए रिसोर्स है, उसको हम लोग मेडिकल पर्पज़ से यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाने में, ठीक है। लेकिन क्या अफ़ीम को हर कोई ग्रो कर सकता है? उसको परमिशन है सोसाइटी में? हर कोई किसी को अफ़ीम ओपीएम यूज़ करने का परमिशन है? तो आप बोलोगे नहीं। यानी कि वो रिसोर्स है हमारे लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। एक और थोड़ा सा इनफॉर्मल एग्जांपल दे दूँ कि हर किसी को कई बार आपने देखा होगा कि ब्लड की ज़रूरत होती है, आइज़ डोनर की ज़रूरत होती है, ठीक है, किडनी डोनर की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी ज़रूरत तो है, इंसानों की ज़रूरत तो पूरा कर रहा है। तो क्या कल को कोई दुकान खोल के बैठ जाए ऐसे, क्या वो किडनी ले लो, आइज़ ले लो, क्या ऐसे दुकानों को हमारी सोसाइटी कल्चर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी इसको हम अगर शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका डेफिनेशन यही होगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? आपका डेफिनेशन होगा, वेट अ सेकेंड, ये डेफिनेशन, रिसोर्स का डेफिनेशन कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वो हर चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, दैट या विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इसको आप लाइन को ईजी, थोड़ा सा ईजी भी कर सकते हैं कि दैट इज़ यूज, दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, ह्यूमन नीड्स, बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड एज अ रिसोर्स, इसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड, और अगर प्रोवाइडेड नहीं लिखना है तो आप बट लगा सकते हैं, बट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। गॉट इट? ओके। तो ये है आपका रिसोर्स का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इंटरडिपेंडेंस रिलेशन, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है भाई। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग जो है, इस लाइन का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम इंसान हैं ना, ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट होता है नेचर से। नेचर से कैसे इंटरेक्ट होगा, नेचर से कैसे जुड़ता है, इंसान का नेचर से जो जुड़ाव है वो कैसा है, तो इंटरेक्टिव है, ठीक है। और ये इंटरेक्टिव कैसे होता है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कैसे, इंसान नेचर से कैसे जुड़ता है, विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बीइंग नेचर से जुड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई भी फसल ग्रो करनी है तो आप डायरेक्टली नेचर में फसल तो ग्रो करते नहीं, आप उसको पहले ट्रैक्टर से कल्टीवेट करते हैं, उसको फिर हार्वेस्टर से उसको हार्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी से आप नेचर से जुड़ते हैं। अगर आपको पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप बड़े बड़े मशीन, ड्रिलिंग मशीन लगाते हैं आप, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से जुड़ता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में है। मैं आपको ओके, गॉट द पॉइंट? ओके। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से इंटरेक्ट होता है थ्रू द टेक्नोलॉजी, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन,
और ये इंस्टीट्यूशन को भी क्रिएट करता है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंसान क्या करता है भाई, अलग अलग संस्थाओं को बनाता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि यूएनओ हो गया, इंडिया में कहें तो नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन टाइप की चीज़ें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाता है टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने खुद का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाता है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका ये पैराग्राफ, और ये था आपका इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसोर्स, ठीक है, या डिफाइन द रिसोर्स, और उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग और नेचर का इंटरेक्शन वो कैसे होता है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है भाई। एक और इसमें पॉइंट बन रहा है कि जो यहाँ पे फिज़िकल नेचर या एनवायरनमेंट है उससे हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इंटरैक्टिव होता है या इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप होता है। हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी इंसान टेक्नोलॉजी नेचर पे जो डिपेंड रहता है, नेचर पे, वो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू उससे इंटरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक पॉइंट बस लर्न करना है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है और इंटरैक्टिव होता है, ठीक है, 2 पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ वो ये है कि डू यू थिंक, आप ये वाला पॉइंट देखिए, क्या आपको लगता है कि ये जो रिसोर्सेज है ये गिफ्ट ऑफ नेचर है? ऐसा लोग मानते हैं, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बट ऐसा है नहीं, दे आर नॉट, गिफ्ट्स आर नॉट, सॉरी, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी रिसोर्स होता है ना, ये एक फंक्शन होता है, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन होता है, इंसान कुछ फंक्शन करता है और तब जाके आपको रिसोर्स मिलता है। जैसे अगर आपको आयरन है, लोहा जो आप भी देखते हो, आयरन वगैरह, या स्टील देखते हो, तो आयरन एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन इंसान, ह्यूमन बीइंग्स कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे कि माइनिंग करेगा, ठीक है, क्वेरिंग करेगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको निकालेगा, अशुद्धियाँ जो होती हैं, समझ गए। तो रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स और अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। इंसान खुद भी एक रिसोर्स का कंपोनेंट है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक में पढ़े होंगे, इकोनॉमी वाले क्लास में, कि ह्यूमन बीइंग भी क्या है भाई, एक कंपोनेंट है रिसोर्स का, वो खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है। कैसे ये रिसोर्स माना जाता है, इंसान क्यों रिसोर्स है, क्योंकि भाई दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हम इंसान ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल अवेलेबल है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रिसोर्सेज में, एंड यूज़ देम, और उसका यूज़ करते हैं, समझ गए। तो इंसान खुद भी रिसोर्स का कंपोनेंट है, क्योंकि वो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे अगर मैं कहूँ वुड्स हैं या जंगल है, लकड़ी है, वुड्स को काटता है और काटने के बाद उसको टेबल, चेयर, फर्नीचर्स ये सब बना देता है, तो उस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, समझ गए, ओके। और ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू, हम इसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो एक को हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एग्ज़ाम्पल पूछा गया है कि सोलर जो एनर्जी है वो विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेन इसका ग्राउंड देखेंगे जिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। आपको पता है क्लासिफिकेशन का एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है, आधार होता है, बेसिस होता है। तो अगर हम बात करें ओरिजिन बेसिस पे, अगर ओरिजिन बेसिस की बात करें कि इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, ठीक है भाई। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायो मतलब लाइफ, समथिंग
हैविंग लाइफ, जिसके पास लाइफ हो, ठीक है, सजीव वाली चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, और बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसको आप एग्जॉस्ट कर लो, जिसको यूज़ करने पे समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाए, वो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो आपको पता है दो टाइप के हैं ये भी, रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब जिसको आप यूज़ करोगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, रिन्यू हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। और एक नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप यूज़ करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। गॉट इट, ओके। एक और बेसिस है ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप का मतलब होता है कि इसका मालिक कौन होगा, किसका इस पे मालिकाना हक होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनरशिप के बेस पे। तो ऑनर इसमें 3-4 टाइप्स का दे रखा है। या तो इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन होगा, जैसे मैं हूँ, मैं किसी बड़े से गार्डन का, एक बड़ा सा बगीचा है, फॉरेस्ट टाइप, मैंने खुद ही ग्रो किया है, तो उसका मैं मालिक हूँ। तो ऑनरशिप किसका है, मेरा, इंडिविजुअल, आपका है, किसी का भी हो सकता है। तो ये ऑनरशिप के बेस पे बोलते हैं इसको। दूसरा हो गया कम्युनिटी। आपने कुछ रिसोर्स को देखा होगा जो कम्युनिटी का होता है, वो पब्लिक का होता है। पब्लिक बोले तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है। जैसे कम्युनिटी पार्क देखा होगा, तो जो कम्युनिटी पार्क होता है उस पर हक किसका होगा, उस पूरे कम्युनिटी के लोगों का होगा। वो रिसोर्स, उसमें जो कुछ भी है अवेलेबल, वो कम्युनिटी का है, उस पर मालिकाना हक, उस पर हक किसका है, ऑनरशिप किसका है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। जैसे विलेज में आपने पॉन्ड देखा होगा, कोई तालाब, पोखरा है, ठीक है, जोहड़ वगैरह है, ठीक है, सरोवर वगैरह है, तो उस पे हक किसका, गांव में किसी कोई मंदिर हो गया, ठीक है, तो ये सब पे कम्युनिटी का ऑनरशिप होता है, ठीक है, ओके। एक होता है ऑनरशिप के बेस पे नेशनल। नेशनल का मतलब जब कोई एक राष्ट्र, कोई एक नेशन, कोई एक कंट्री किसी भी रिसोर्स का ऑनर होता है तो उसको नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में जितने भी रिसोर्स हैं, इंडियन टेरिटरी में जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर हम बोले बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम निकल रहा है, कहीं पे अगर कोलार गोल्ड फील्ड है ना, अगर वहाँ पे सोना निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, यानी इंडिया के अंदर जितने भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह निकल रहा है, कोल वगैरह निकल रहा है, उस पर एक कंट्री का राइट है, ऑनरशिप है। तो ये देश के अंदर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नेशनल रिसोर्स। और एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं उस पर पूरे वर्ल्ड के कंट्री, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, सबका राइट हो सकता है। जैसे ओपन सी हो गया, ठीक है, मून हो गया, मार्स हो गया, आप मून पे गए, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के दुनिया में जितने भी कंट्री हैं सबका राइट है, सब उसके ऑनर है। जो वहाँ जाएगा अपना रिसोर्स ले, जो भी जो करना चाहे वो करे। स्पेस हो गया, इस पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ऑनरशिप नहीं है। समझ गए भाई, ओके। तो ये हो गया आपके ऑनरशिप के बेस पे। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, कुछ होता है कि आपने रिसोर्स को कितना डेवलप किया हुआ है। तो एक होता है पोटेंशियल, एक होता है डेवलप्ड स्टॉक, और एक होता है रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पोटेंशियल है आपके पास। और एक होता है डेवलप्ड, आप जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम आपके पास कैपेसिटी रिसोर्स का कितना है, और आप उन कैपेसिटी टोटल 100% का आपने कितना डेवलप कर लिया है, आपके पास डेवलप्ड स्टॉक कितना है, आपने कितने रिसोर्स तक एक्सेसिबल हो चुके हैं, आपने कहाँ तक कितना उसको प्लान कर लिया है, डेवलप कर लिया है, ठीक है। और एक होता है रिज़र्व। रिज़र्व एक स्टॉक का ही पार्ट होता है। इस पर्टिकुलर में आपने कितने का रिज़र्व बना लिया है। इमरजेंसी यूज़ के लिए आप लोग रिज़र्व बनाते हैं ना, रिज़र्व वगैरह, कोई चीज़ें रिज़र्व्ड में रखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसको डिटेल में मैं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने इसको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, आप इसके फ्लो चार्ट को आप ये देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल आएंगे कौन कौन से हैं रिसोर्स के। एक नेचुरल होता है, एक ह्यूमन,
एक रिन्यूएबल होता है, तो रिन्यूएबल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। रिन्यूएबल में कौन कौन सा आएगा जो रिन्यू कर सको आप, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। एक नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको रिन्यू होने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल में भी दो टाइप के हैं, आप देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूअस है जो हमेशा अवेलेबल रहता है आपके लिए, और एक बायोलॉजिकल होता है, जैसे वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, ये रिन्यू होता रहता है, ठीक है। ओके, एक हो गया यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल। कुछ मेटल होते हैं जो आप रिसाइकल कर सकते हो, बना तो नहीं सकते बट रिसाइकल कर सकते हो, मेटल को मेल्ट करके आप रिसाइकल कर सकते हो। और एक होता है नॉन रिसाइकलेबल, फॉसिल फ्यूल्स, एक बार आपने यूज़ कर लिया बस ख़त्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। ओके, और ये एक एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स में, जैसे स्ट्रक्चरल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बेस पे, इंस्टीट्यूशन के बेस पे। तो ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आया है कि रिन्यूएबल के एग्जांपल बता दीजिए। रिन्यूएबल में ये सब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का बेहतर एग्जांपल है ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, तो इस लेक्चर में हमने रिसोर्स का डेफिनेशन देखा, उसके बाद रिसोर्स और नेचर और इंसान, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो इंटरडिपेंडेंट होता है, इंसान इंटरडिपेंडेंट होता है नेचर पे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ, हमने क्लासिफिकेशन देखा रिसोर्स के, कौन कौन से टाइप्स है रिसोर्स के, ओरिजिन के बेस पे, बायोटिक, अबायोटिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ओरिजिन के बेस पे दो एग्जांपल, मतलब दो कौन कौन से ओरिजिन के बेस पे, तो एक है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ऑनरशिप में अगर आप कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी रिसोर्स का मालिक है तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर पूरी कम्युनिटी, अगर कोई नेशन है, फिर कोई अगर इंटरनेशनल है, ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, दो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए, रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, वी विल सी यू अगेन।